स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में और मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इनेलो के नेता आदित्य चौटाला ने पीटीसी न्यूज से की बातचीत। भाजपा ने मेरी टिकट काटने की कोशिश की। इनेलो मेरा परिवार, मैं पुराने परिवार में आकर बहुत खुश। नवदीप के पैरालंपिक में गोल्ड के बाद खुशी का माहौल। परिवार वालों को नवदीप के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार। मां ने कहा गोल्ड लाने से बहुत खुश, बेटे ने नाम किया रोशन। अभय सिंह चौटाला पर दिग्विजय चौटाला ने कसा तंज। कहा अभय सिंह चौटाला तो हर रात को सीएम बनकर सोते हैं। अभय चौटाला पर लगाए गए आरोप। विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन किया दाखिल। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का किया दावा। पीटीसी न्यूज पर महावीर फोगाट से एक्सक्लूसिव बातचीत। विनेश फोगाट की राजनीति में आने पर महावीर फोगाट नाखुश। बोले विनेश को अभी राजनीति ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। और अब खबरें विस्तार से। डबवाली विधानसभा चुनावों से जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला तो हर रात को सीएम बनकर सोते हैं, लेकिन सुबह देखते हैं कि इनेलो 32 सीटों से एक सीट पर आ गई है। तो वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि अभय सिंह चौटाला ने एक गहरी साजिश के तहत उनको पार्टी से निकाला है। ये तो राजनीतिक तौर पर सबको एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ, वो अपना लड़ रहे हैं, मैं अपना लड़ रहा हूँ। और चुनाव एथिकली लड़ना चाहिए सबको। अभी तक तो सब ठीक है। चाचा आदित्य को बीजेपी ने टिकट नहीं दी, अब इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये हास्यास्पद सा है। बेचारे इनेलो वाले पहले चौटाला साहब के नाम पर वर्करों को रोके रखे हुए थे। इनेलो के वर्करों के मुझे कल से फोन आ रहे हैं। आज भी 3-4 बड़ी इनेलो की ज्वाइनिंग है और इनेलो बिखर जाएगी, क्योंकि इन्हीं लोगों से तो इनेलो दुखी थी। अभय सिंह चौटाला मेरे चाचा हैं। वो भूल जाते हैं बार बार कि हमने भी उसी घर में जन्म लिया है जिसमें उन्होंने लिया है। मेरे पिताजी भी उनके बड़े भाई हैं और उनके 2 लाडले छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं वो मेरे ही छोटे भाई हैं। घमंडी और अहंकारी व्यक्तित्व उनका सामने आ जाता है। मैंने कल कहा है कि आजकल वो बेड से 3 फुट ऊपर सोने लगे हवा में। जल्दी वो हवा का बुलबुला फूटेगा और धरती पे आना पड़ेगा। अभय सिंह चौटाला ये भूल जाते हैं कि हमारी रगों में भी वही खून है जो उनकी रगों में है। अभय सिंह चौटाला ये भूल जाते हैं कि अभय सिंह चौटाला की गहरी साजिश के तहत इनेलो 2 पड़ हुई थी, पार्टी से निकाला गया था। मैं बार बार ये कह रहा हूं, वो कह रहे हैं ना कि छोड़ के गद्दारी करके गए। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने पार्टी से अजय सिंह चौटाला को जेल में बैठे हुए पार्टी से बाहर निकाल दिया। कल आपका नॉमिनेशन है, किस तरह की तैयारी है? नॉमिनेशन पूरी तरह तैयार है और कल का नॉमिनेशन 90 सीटों में सबसे ऐतिहासिक क्षण होगा आपके कैमरेज के रिकॉर्ड करने के लिए। और मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 20-25 हजार लोग कल सड़कों पर पैदल चल करके मेरा नॉमिनेशन भरवाने जाएगा। कल अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि इनेलो 20 से 25 सीटें जीतेगी, वो किंग मेकर नहीं होगी। वो रात को 10 बजे के बाद जो बातें हैं, अभय सिंह चौटाला कल भाषण में वो 10 बजे से पहले कह गए। मैं कहता रहा हूं 3-4 फुट हवा में सोने लगे आजकल। उनके साथ जो रहते हैं वो रात को कह करके इंजेक्शन लगाते हैं, भाई साहब भाई अब तो सीएम बन गए, बस आ गई जी 20-25 थारी आवेंगी, 40-50 उसकी होंगी, 30-40 उसकी होंगी और गठबंधन होगा और आप सीएम होंगे। ठीक है जी, मैं आपका ओएसडी होऊंगा, ये होगा वो होगा। सो ये अभय सिंह चौटाला की सबसे बड़ी खासियत यही है। वो इनेलो में भी 2 बार तो मुझे अच्छी तरह याद है। 2 बार बिल्कुल रात को जब सोते थे तो सीएम बन के ही सोते थे और सुबह जब उठ के जमीनी हकीकत देखते थे तो पता चलता था इनेलो को 32 सीटों से 1 सीट पे लाके छोड़ दिया। विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है। हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन पत्र जिला विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय में दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पढ़ा लिखा हुआ, सुलझा और उम्मीदवार जनता की सेवा के लिए आया है। आदमपुर में एक तरफ चुनाव है और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। कुलदीप जी, भव्य ने नॉमिनेशन भरा, पहले तो क्या कहना चाहिए?
नहीं, बड़ी खुशी है एक पिता होने के नाते भी और एक आदमपुर वासी होने के नाते भी और एक हरियाणा वासी होने के नाते भी कि भाई एक इतना सुलझा हुआ पढ़ा लिखा नौजवान आज एक बार पुनः जनता की सेवा के लिए हार्वर्ड तक की पढ़ाई छोड़ के आया है। तो ये मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल है। तो आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो चैलेंजिंग होने वाला है बीजेपी के लिए? मैं ओवरऑल हरियाणा की बात आपसे करता हूँ। देखिए आदमपुर के अंदर तो पार्टी को अलविदा कहा। देखिए पहला तो आदमपुर में परमात्मा की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से एक तरफा चुनाव है और प्रदेश के अंदर भी मैं दावे और चैलेंज से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी अभी तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाई, पूरे आधे भी नहीं कर पाई अभी तक। और दूसरा, इनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने में सक्षम है। हमें कोई बैसाखियों की ज़रूरत नहीं। बैसाखी की ज़रूरत उसको पड़ती है इस आदमी को चलने की ताकत ना हो। कभी कहते आम आदमी से गठबंधन करेंगे, कभी कहते समाजवादी से करेंगे, कभी सीपीआई से करें। तो कांग्रेस पार्टी एक चला हुआ कारतूस से ख़त्म हो चुकी है। पानीपत के गांव बुआना लाखू के नवदीप ने पेरिस पैरालंपिक के फाइनल में 47.32 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल दिलाकर देश और हरियाणा का नाम रोशन किया है। अब इस उपलब्धि के बाद उनके घर, गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। तो एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर, नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। जरा देखें। इसके पापा भी स्पोर्ट्स में थे, नेशनल पहलवान थे। नवदीप के पापा भी, उनका सपना था कि तेरा बेटा ओलंपिक में एक दिन गोल्ड मेडल लेकर आवे। उन्होंने शुरू से ही स्पोर्ट्स में डाला और नवदीप भी उस पर खरा उतरा, जो आज गोल्ड मेडल लेकर पूरे देश का नाम रोशन करे। नवदीप ने आज इसके पापा होते तो खुशी का कुछ जश्न अलग ही होता, लेकिन नवदीप का हौसला बढ़ाना है हमने को, उसका जश्न मनाना भी है और करके भी दिखाना है। वो बात नहीं, अंदर से हम टूटे हुए हैं। 1.5 साल से मेरे परिवार में कोई जिंदा नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए हौसला बन रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चे मायूस ना हुए, ये हौसला ना टूटे। बच्चे सोच रहे हैं मेरी मम्मी मायूस ना हुए, हमने खड़ी दी क्या जावे। हम एक दूसरे का हौसला बन रहे हैं, लेकिन अंदर से मेरा सारा परिवार आज टूट कर बिखर गया। मेरा नाम मनदीप है, मैं नवदीप का बड़ा भाई हूँ। हम परिवार में 4 सदस्य हैं, मैं, मेरा भाई, मम्मी और मेरी मिसेस। और नवदीप शुरू से ही खेल के प्रति इंटरेस्ट, खेल में उसकी काफ़ी रुचि थी। वो काफ़ी चंचल था, नटखट था, शरारत करता था। परंतु उसका एक टाइम था कि उसको जिस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है वो उस टाइम का पंक्चुअल था। उसने सुबह शाम अपना ग्राउंड में जाना है, नियमित रूप से जाता था। उसमें उसने कभी कोई कोताही नहीं की या कुछ वो चीज़ नहीं करता था। पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, पर यह था कि अपना पासिंग मार्क्स, एवरेज स्टूडेंट था, वो काम कर लेता था। और उसकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस आई थी कि जब नवदीप को लोग टीज करने लगे थे उसकी फिजिकल ग्रोथ को देख के। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इनेलो नेता आदित्य चौटाला से पीटीसी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सावंत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो बातचीत में आदित्य सिंह चौटाला ने अपनी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। विधानसभा 2024 का आगाज हो चुका है। सभी पार्टी के नेता लगातार फील्ड में जा रहे हैं। कईयों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। सिरसा जिला के डबवाली विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ से आदित्य देवीलाल, जिन्होंने कल ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया और आज नामांकन दाखिल किया। क्या मुद्दे थे, क्यों बीजेपी से रुष्ट हुए और एनएलओ का दामन थामा, सब बातचीत के लिए हमारे साथ खुद आदित्य देवीलाल हैं। सर, सबसे पहले बीजेपी में थे आप, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को आपको छोड़ना पड़ा? देखिए, चुनाव के लिए मैंने तैयारी की थी और पिछले 10 सालों से लगातार तैयारी कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। लेकिन जब टिकट वितरण की बारी आई तो जो 67 टिकट डिक्लेयर हुई उसमें मैं नहीं था। फिर मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि भाजपा की मंशा ठीक नहीं है और वो कहीं ना कहीं कोई और प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतने साल काम कर रखा है, लोगों के लिए सेवा करके, तो निश्चित तौर पे मैं जनता से राय लूँगा। लोगों से राय ली, लोगों ने ये राय की कि हमें इलेक्शन लड़ना है और मजबूत स्थिति में लड़ना है। सिर्फ चुनाव हारने के लिए या लड़ने के लिए नहीं लड़ना, हमने जीतने के लिए लड़ना है। तब सब लोगों की राय बनी
और उस राय के मुताबिक हम सब लोगों ने फैसला लिया और मैंने घर के अंदर अपने घर वापसी की और आज नामांकन पत्र दाखिल किया। निश्चित तौर पे पूरे इलाके के लोगों में खूब जोश है। हमारे कार्यकर्ता, मेरे संघर्ष के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का हमारे को साथ है। इंडियन नेशनल लोकदल के अलावा भारतीय बहुजन समाज पार्टी और आज जिस तरीके से हरसिमरत कौर बादल यहाँ पर पहुँची थी आपका नामांकन करवाने, किस तरीके के समीकरण देखते हैं आप? देखिए, बादल साहब का और चौधरी देवीलाल जी का बहुत अच्छा याराना कह लो या दोस्ती कह लो या भाई जैसा एक पारिवारिक संबंध था जो आज भी कायम है। पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वही संपर्क हमारे चल रहे हैं। और जहाँ जब भी चुनाव हुआ, चाहे इसमें पंजाब में हुआ, चाहे चुनाव हरियाणा में हुए, हमेशा ही शिरोमणि अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल एक दूसरे की मदद में रहे हैं। हरियाणा की जो लोग हैं उनका पंजाब के लोगों से रिश्ता नाता है। रोटी और बेटी का मसला है, आपस में उनकी रिश्तेदारियां हैं। और आज मुझे तो आशीर्वाद देने के लिए भी बीबा हरसिमरत कौर बादल जी आए और मेरी जो भाभी हैं कांता चौटाला जी, वो भी आए। उन दोनों की मौजूदगी में और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से, उनके भी सानिध्य में, उनकी मौजूदगी में, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के एमएलए जो हैं पंजाब से वो आए, हमारे हरियाणा के प्रदेश के सचिव बहुजन समाज पार्टी के वो भी थे। इन सब लोगों के सानिध्य में हम लोगों ने पर्चा दाखिल किया। और बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने भी अपील भी की है कि जितने भी रिश्तेदार हैं, जो अकाली दल से जुड़े हुए लोग हैं, जो कट्टर अकाली मेंटालिटी के लोग हैं, वो सब लोग आदित्य को आशीर्वाद दें, आदित्य को मजबूत करने का काम करें। और निश्चित तौर पे उस तरफ के इलाके, क्योंकि दोनों इलाके नज़दीक सटे हुए हैं, लंबी और डबवाली सटा हुआ इलाका है, निश्चित तौर पे उस तरफ के जितने भी उनके वर्कर्स हैं और सब वर्कर्स यहाँ आएंगे, मदद करेंगे। और काणावाली वैसे भी अकाली दल ने चुनाव जीता था, अकाली दल की पैतृक सीट रही है और काणावाली और डबवाली नज़दीक सटे हुए, तो इसमें कोई दुराई नहीं। अकाली दल के वर्कर बीबा हरसिमरत कौर बादल जी और सरदार सुखबीर सिंह बादल जो अकाली दल के आज चीफ हैं, और निश्चित तौर पे चुनाव में आएंगे, खूब मदद करेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तो हमेशा वो तैयार रहे हैं। पीटीसी न्यूज पर महावीर फोगाट ने बातचीत की है, तो इस दौरान महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश फोगाट को अभी राजनीति ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। विनेश फोगाट की राजनीति में आने पर ताऊ और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट नाखुश हैं। आगे कहा कि विनेश फोगाट को अभी 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए था, वो उनके लिए महत्वपूर्ण होता। विनेश 2028 में गोल्ड जीतने के बाद अगर राजनीति में आती तो मेडलिस्ट कहलाती। पेरिस ओलंपिक में मेडल से वंचित रहने के बाद सुर्खियों में आई विनेश फोगाट ने राजनीति में पदार्पण कर दिया है। जुलाना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। राजनीति में क्यों आई, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं द्रोणाचार्य अवार्डी और ताऊ महावीर फोगाट से। तो महावीर जी, क्यों राजनीति में पहुंचे विनेश, एकदम किस तरह का फैसला क्यों लिया गया? देखिए, जो पेरिस ओलंपिक से आई थी तो हमारे सबका परिवार का ये सोच थी, भाई विनेश जो है 2028 के लिए जो है ना तैयारी करे और ओलंपिक लड़े। हमारे सब के विचार थे भाई जो विनेश का जो हस्बैंड है सोमवीर के, उसका परिवार का भी पूरी युवा थी 2028 की तैयारी करें। लेकिन जो एकदम ये फैसला आया भाई, जो अखबारों में पढ़ा भाई टिकट विनेश को जो जुलाना से दे दी है, तो हमें सब अचंभा सा हुआ, क्योंकि उसकी जो सोच थी उससे पहले भी आपके जो बयान लिए होंगे मीडिया ने, उसकी सोच थी भाई मैं राजनीति में नहीं आऊँ, मैं चुनाव जो कुछ थी तैयारी करूँगी, और ना पहले उसकी सोच थी। जो ब्रजभूषण ने कहा था भाई ऐसी कोई सोच नहीं थी इनकी जो राजनीति में आने की। और ये जो माहौल बनाया है, जो विनेश जो ने 140 करोड़ भारतवासियों की जो आँखों में बसी हुई थी, और बहुत लोगों ने बड़ा प्रेम प्यार दिया, और बड़ा विनेश का भी मेरे परिवार का हौसला बढ़ाया। और इसी कारण जो है सभी लोगों ने आस उम्मीद थी भाई विनेश जो 2028 में गोल्ड में लेके आ गई। आप 2016 में रह गई थी, 20 में रह गई थी, 24 में रहेगी, तो सबको आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल लेके आए। और वो जो गोल्ड मेडल होता है वो जो एक इतिहास रचता और नाम रहता, जिस तरह विधायक बन जाएगी, मंत्री बन जाएगी, ये तो मान सकता हूँ जो बढ़िया जो संघर्ष किया है, तो प्लेयरों की जो बढ़िया जो उन्हें पॉलिसी बनाना, बढ़िया जो आवाज़ उठाना, जो मंत्री बन जाए, तो ये तो मानता हूँ। लेकिन जो मेडल का जो सपना था वो मेरा अधूरा रह गया, ये मुझे गम भी है।
क्योंकि विनेश फोगाट को किस टाइम राजनीति में आना चाहिए था? देखिए 2028 ओलंपिक लड़ने के बाद में बेसिक जो वो आना था राजनीति में ये बढ़िया होता है, लेकिन आज जो राजनीति में जो आई है तो इसमें जो भूपेंद्र हुड्डा और जो मैं दीपेंद्र हुड्डा का मानता हूँ जो वो मेरे परिवार का विनेश के नाम से फायदा उठाने के लिए जो इसको राजनीति में ले आए थे, ना उसका कोई उसकी सोच नहीं थी विनेश की मैं राजनीति में आऊँ। ब्रजभूषण ने खिलाड़ियों के बारे में, विनेश के बारे में जो बोला है उसको लेकर क्या कहें? देखिए ब्रजभूषण का वो अपने विचार हैं, उसकी सोच है, लेकिन राजनीति में आने का इनका कोई वास्ता नहीं था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम बता रहा हूँ, न बजरंग की सोच थी ना विनेश की सोच थी ने, ये तो ब्रजभूषण जो खाम आरोप लगा रहे हैं। धन्यवाद। देखिए ये महावीर फोगाट, इनका स्पष्ट रूप से ये कहना कि विनेश फोगाट को 2028 का गोल्ड मेडल जीतना चाहिए था। लोगों की जो उम्मीद है, पूरे देश की उम्मीद है, उन पर टिकी हुई थी और गोल्ड मेडल वो एक मंत्री रहते और विधायक रहते हुए इतना नहीं हो पाता जितना कि गोल्ड जीतने के बाद होता है। साथ के साथ ये भी कहा कि गोल्ड जीतने के बाद ही विनेश को राजनीति में उतरना चाहिए था। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, पीटीसी न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पलवल बार में पहुंची पीटीसी न्यूज की टीम और बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों से विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत की। कुछ वकीलों ने भाजपा सरकार और उसके कार्यों की जमकर तारीफ की, तो कुछ वकीलों ने प्रदेश सरकार की आलोचना की। कुछ वकीलों ने ये कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। किसी ने कहा कि सरकार बहुमत से भाजपा की ही बनेगी। चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम आए हैं पलवल बार में। यहाँ पर अलग अलग गांवों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोग हैं, वकील हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं। इनसे जानते हैं सरकार के कामकाज के बारे में और इनके अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों के बारे में, कैसा नेता होना चाहिए और कैसी रही सरकार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह एडवोकेट है जी। प्रीतपाल जी, सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार कैसी रही है? 10 साल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, सरकार पिछले 10 सालों में सरकार ने कई अच्छे काम भी किए हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो नौकरियों में काफ़ी पारदर्शिता आई है, और लेकिन किसी भी सरकार से सभी वर्गों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा जो मानना है ये मिलीजुली ये मेरी इसमें प्रतिक्रिया रहेगी। कई मोर्चों पर सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए थे उसमें सरकार पूरी तरह विफल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोदी जी की जो लड़ाई थी वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई देती है। उस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर रहा है, और ये इस बार का चुनावी मुद्दा मेरे हिसाब से रहना चाहिए। अच्छा प्रीतपाल जी, इस बार अभी 5 तारीख को इलेक्शन होने, अगले महीने की 5 तारीख को 25 दिन मात्र रह गए हैं, तो ऐसे में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक तो हूँ नहीं मुझे, लेकिन एक बात जो मुझे ज़मीनी तौर पर दिखाई दे रही है कि लोगों के अंदर फ़िलहाल एक एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं वो लहर मुझे ज़मीन पर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बार मुझे लग नहीं रहा कि बीजेपी तीसरी बार रिपीट करेगी। शायद सरकार कांग्रेस बना पाए, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि कितना मार्जिन रहेगा। फिर भी काफ़ी ये नेक टू नेक फाइट कही जा सकती है, और लास्ट में क्या होगा ये पार्टी की किस्मत और अभी 25 दिन की मेहनत पर निर्भर करेगा। इस बार इंडिपेंडेंट यानी कि एक ही पार्टी की सरकार बन सकती है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। गठबंधन की सरकार बनेगी, एक पार्टी की किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। गठबंधन की सरकार बनेगी, और मेरा जो अनुमान है इस समय दुष्यंत चौटाला फिर अपनी चाबी को चलाएंगे। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक रहे हैं उन्होंने कोई काम कराया? चारों तरफ इस मौसम में चारों तरफ रास्ते खराब हैं। मेरा गांव असावटी है, आप घुसेंगे तो कीचड़ में से घुसेंगे, निकलेंगे तो कीचड़ में से निकलेंगे। आप दीख चले जाओ, कमर तक पानी है, गाड़ियां सीज हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं गाड़ियों के, बाइक डूब जाती हैं उनमें, अंडरपास में पानी भरा पड़ा रहता है। प्याले की तरफ जाओगे वहाँ हजारों खड्डे हैं, 2-4 नहीं हजारों खड्डे, सड़क नहीं है खड्डे हैं। सीकरी जाओगे सड़क खुद ही पड़ी है। अच्छा, इसके अलावा किसानों के लिए कुछ किया सरकार ने? किसानों के लिए एक लॉलीपॉप जैसा लग रहा है।
लॉलीपॉप जैसा लग रहा है, कुछ किया वैसे नहीं किया धरातल पे कि किसान संतुष्ट हो। नहीं तो वहाँ क्यों बैठा रहता बॉर्डर पे किसान? अगर किसानों के लिए कुछ करते तो बॉर्डर पे क्यों बैठा रहता? किसान क्या समझदार नहीं है? इस देश को पाल रहा है, इस संसार को पाल रहा है किसान। वो पागल है, वो राजनीतिक नहीं है, वो तो सामाजिक है। वो आज सड़कों पे बैठा हुआ पिछले 2-3 साल से कोई सुध ही नहीं ले रहा हूँ। वकील साहब, आपका क्या कहना है रोजगार के बारे में? नहीं, रोजगार के मामले में किसी भी सरकार की जो नीति होती है कुछ ठीक होती है, कुछ बेकार होती है। और रहा रोजगार का मामला, रोजगार तो कहाँ, इंडस्ट्रीज में लोग लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी तो कम ही मिली है। स्कूल झज्जर पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल झज्जर पड़े हुए हैं, टीचर नहीं है। कहाँ मतलब कि वो आज विकास, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। पैसा इतना सरकार ने दिया है, कम से हमारे पलवल से 2000 करोड़ के करीब दिया है, वो 2000 करोड़ रुपये कहाँ गया? सरकार आज जो बारिश हो रही है, बारिश में सारी सड़क टूटी पड़ी है, कहाँ मतलब ये विकास है? इतना मतलब विकास हो, यदि मैं MLA होता और 500 करोड़ में चमका देता इसको। कुल 500 करोड़ रुपए में चमक जाता। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं? अरे काम क्या है, सबसे पहले जो सड़क है, पानी की है सुविधा है, कोई भी चिकित्सा है, आपकी शिक्षा है। और चिकित्सा मतलब कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ हॉस्पिटल से, मैंने की दवाई है जी, वो कह दवाई नहीं आ रही पीछे से। मैंने ये कौन सा हुआ है? कह रहा जी आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखा दे, कह रहे फैमिली ID दिखाओ। एक फैमिली ID का नया ड्रामा है।